मेरी उम्र 16 साल की हुई तो मेरे घर में शोर पड़ गया कि इस लड़की की शादी करवा दी जाए। मैं किसी और से मोहब्बत करती थी और अक्सर खेतों में उससे मिला भी करती थी। माँ बाप ने जब कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी, क्योंकि मैं यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाना चाहती थी। जिस शख्स ने मुझे धोखा दिया उसका नाम नज़ीर था। मेरी शादी करवा दी गई और मेरा शौहर इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मासूम इंसान था, जिसको शादी वाले दिन ये भी नहीं पता था कि आज उसने करना क्या है। उसकी माँ बहुत समझदार और पढ़ी लिखी थी। उसकी माँ एक डॉक्टर थी। मुझे शक था कि उसने डॉक्टर की डिग्री पूरी नहीं की थी, सिर्फ डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गई थी और लोगों ने उसे डॉक्टर मान लिया था। या फिर शायद वो वाकई में डॉक्टर भी हो सकती थी। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सास हो और फिर पढ़ी लिखी समझदार हो तो दो तरह की बातें सामने आती हैं। या तो वो आपको ज़्यादा तंग करेगी या फिर आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। लेकिन इस बात पर मैं हैरान थी कि इतनी समझदार माँ का इतना बेवकूफ़ बेटा है। दूसरी बात सच हो गई, मेरी सास ने मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, कोई शोर शराबा, कोई इतनी ख़ास जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी काम में मसरूफ़ रहती हूँ। उन्होंने क्लिनिक बना रखा था। उन्होंने कहा मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ और खाना तुमने सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाना है। बाकी मेरा बेटा भी घर के काम करता है। क्योंकि मैं मसरूफ़ रहती थी तो वो घर के काम खुद ही किया करता था, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी नहीं देगा। तुम अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारो। मैं खुश हो गई। ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो गया, लेकिन हर टाइम मुझे अपने पुराने आशिक की याद आती रहती थी, क्योंकि अभी हमारी मोहब्बत को ख़त्म हुए दिन ही कितने हुए थे। मैंने उसके साथ आखिरी हद भी पार कर दी हुई थी, लेकिन मेरे शौहर को इस बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि वो नहायत ही बेवकूफ़ इंसान था। एक दिन तो मैं सुबह उठी तो मुझे कहने लगा मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ। मैं हैरान हुई कि शादी के शुरू के दिनों में तो लोग रोब जमाने के लिए अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं, और ये मेरा शौहर कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए खुद नाश्ता बनाकर लाता हूँ। खैर, मुझे ये बातें अच्छी लग रही थी। कभी कभी शायद बेवकूफ़ मर्द के साथ ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजर जाती है, और कहते हैं कि बेवकूफ़ मर्द बहुत अच्छे शौहर साबित होते हैं। मेरी सास ने ठीक कहा था। इस घर में ज़्यादा काम थे नहीं। काम ख़त्म हो जाते मैं बोर हो जाती थी। मुझे भी बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, और डॉक्टर बना तो हर बच्चे का ख्वाब होता है, और मैं डॉक्टर बन नहीं पाई। इसलिए मुझे मेरी सास का काम बहुत ही दिलचस्प लगता था। एक दिन मैं घर के काम ख़त्म करके खाना बनाकर उनके क्लिनिक में चली गई। उन्होंने कहा यहाँ क्यों आई हो? तो मैंने कहा मैं घर में बैठी भी बोर हो रही थी, सोचा यहाँ बैठ जाती हूँ। मुझे भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था। उन्होंने कहा ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। मेरे थोड़े बहुत काम भी कर देना, जो चीज़ कहूँ मुझे पकड़ा देना। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। उनके पास 2-4 मरीज़ आए, कुछ औरतें भी आईं। वैसे यहाँ के लोग बड़े ही कम अकल और जाहिल थे। उनको तो अपना मसला भी बताना नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब शाम हो गई तो एक अजीब सा शख्स दाखिल हुआ, जो बहुत ज़्यादा जवान और खूबसूरत था। उसने कहा डॉक्टर साहबा, आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं हैरान हुई कि ये आखिर किस तरह की बात कर रहा है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और वह थोड़ी परेशान नजर आई। उसने कहा कि चलें, देर हो रही है। मेरी सास ने कहा कि उसकी माँ बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, क्लिनिक नहीं आ सकती, इसीलिए मैं उनको देखने के लिए उसके घर जा रही हूँ। तुम खाना खा लेना। अगर मुझे देर हो जाए तो मैं आधे घंटे तक वैसे ही आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। वो उसके साथ चली गई। वो शख्स मेरी सास को अजीब नज़रों से देख रहा था।
اور اس طرح سے میری ساس کو وہاں سے لے گیا جیسے میری ساس پر اس کا کوئی حق تھا۔ یہ بات صرف محسوس ہوئی، شاید یہ میرا وہم بھی تھا، لیکن وہ بڑے ہی طریقے سے میری ساس کو وہاں سے لے کر گیا تھا، جیسے شوہر میکے آ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ چلو گھر چلو، نہیں جانا گھر اکیلا ہے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں کلینک سے واپس آ گئی اور آ کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا چائے پینے کے لیے۔ وہ چائے پینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس نے کہا امی کہاں ہیں؟ میں نے کہا کسی مریض کو دیکھنے گئی ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج رات کو میں دیر سے آؤں گا، اسی لیے ابھی تمہیں آ کر بتا دیا ہے۔ تم اپنا خیال رکھنا، کھانا کھا لینا، میرا انتظار نہیں کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میرا شوہر چلا گیا۔ امی نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کیونکہ ان کا فون بھی ادھر ہی پڑا تھا۔ شوہر نے کہا تھا کام میں مصروف ہوں گی، اس لیے اس کو تنگ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی کیا کر سکتا تھا، لیکن یہ معاملہ تو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اپنی ساس کا انتظار کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا رات کا 1 بج رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ امی آ گئی ہوں گی اور میں بیٹھے بیٹھے صوفے پر ہی سو رہی ہوں۔ میں نے اٹھ کر جا کر منہ دھویا اور سوچا کہ بستر پر سو جاتی ہوں۔ اس کے کمرے کی لائٹ آف تھی۔ مجھے لگا کہ وہ سو رہی ہیں، لیکن اچانک میں نے سوچا کہ چیک کر لوں ایک بار۔ جب میں کمرے میں گئی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں حیران ہوئی، کیا وہ ابھی تک واپس نہیں آئی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر میں داخل ہوئیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے چوری چوری آ رہی ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا اتنی دیر لگا دیا آپ نے، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ دراصل میں سو رہی تھی۔ میں نے کہا میں کب سے پریشان ہو رہی ہوں، آپ کے بیٹے نے کہا کہ آج رات کو دیر سے آؤں گا، اس لیے وہ بھی ابھی تک نہیں آیا، اوپر سے میں اکیلی تھی۔ میری ساس نے کہا مریض کو دیکھنے گئی تھی، لیکن اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ابھی اس کے گھر والے بہت پریشان تھے۔ بوڑھی سی عورت ہے، بیچاری مرنے والی ہے، لیکن اس کے گھر والے اسے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے مالکان بڑے پڑے تھے۔ جب تک اس کی حالت نہیں سنبھلی میں نہیں آئی۔ اب ڈاکٹر تو ایسا ہی ہوتا ہے، مریض کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ڈاکٹر کی کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آپ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ میرے ساتھ جا کر اپنے کمرے میں بیٹھی اور نہانے چلی گئی، اور صبح دیر سے جاگی ظاہر ہے، اتنی دیر سے آئی تھی، لیکن مجھے جلدی جاگنا پڑ گیا کیونکہ میرے شوہر نے صبح کام سے جانا تھا۔ اس گھر میں باقی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن ہفتے بعد پھر ایسا ہوا کہ وہی شخص آیا اور میری ساس کو گھر سے لے گیا۔ اس دفعہ بھی میری ساس آدھی رات کو واپس آئی، اور پھر آ کر انہوں نے یہی بہانہ کیا کہ مریض کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا کہ میری ساس کے ہاتھوں پر کچھ عجیب سی چکناہٹ لگی ہوئی تھی، جبکہ یہ سردیوں کا موسم نہیں تھا۔ انہوں نے ہاتھوں میں کوئی کریم لگائی ہو۔ میں نے کہا یہ کیا لگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مریضہ کو عجیب و غریب قسم کے زخم نکلے ہیں، اس کے زخموں سے بہت سی پیپ نکلتی ہے، شاید وہی میرے ہاتھ پر لگ گئی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت عجیب لگا۔ میں نے کہا آپ جلدی سے ہاتھ دھو لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو نہانا ہے، مجھے خود اپنے آپ سے بڑی گن آ رہی ہے۔ وہ نہانے چلی گئی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ایک بات میری آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی کہ میری ساس کی ایک عجیب سی روٹین تھی، جس کے بارے میں نے اب اچھی طرح دیکھ اور سمجھ لیا تھا، اور میں اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ ان کی یہی روٹین تھی کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ وہی شخص ان کو لینے آتا کہ گھر آ جائیں، مریض کی حالت بہت خراب ہے، اور میرے ساتھ آدھی رات کو واپس آتی۔ جب واپس آتی تو ان کے ہاتھوں پر عجیب سی چکناہٹ اور سفید سی کوئی چیز بھی لگی ہوتی تھی، اور اس کے بعد وہ کہتی تھی کہ میں نہانے جا رہی ہوں۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ جب میں نے اس کو یہ بتایا کہ امی آدھی رات کو واپس آتی ہیں تو وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آدھی رات کو واپس آتی ہیں تو مجھے آج بتا رہی ہو؟
मैंने कहा मरीज के लिए जाती हैं और मरीज की तबीयत का क्या पता होता है। उसने कहा कि बेशक मरीज के लिए जाती हैं, अब क्या हम लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। माँ है, मेरी कल को ये बात लोगों को पता चली तो वो क्या कहेंगे। वैसे तो मेरा शौहर बेवकूफ़ तरीन मर्द था, पर गैरत के मामले में मर्द ही मर्द होता है। उसने कहा कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बताना चाहिए थी। मैं अम्मी से बात करता हूँ। मैंने कहा कि ये जुल्म ना करना, नहीं तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने ये बात बताई है। क्यों हम सास बहू का रिश्ता खराब करना चाहते हैं। उसने कहा सास बहू का रिश्ता गया बाढ़ में, यह कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। मैंने कहा नहीं, तुम उनको ये बात नहीं करोगे तो वो समझ जाएंगी। मैंने उनकी शिकायत लगाई है, मैं खुद उनको समझा दूंगी। और वो भी तो पढ़ी लिखी समझदार हैं, उनको भी तो पता है। मेरे शौहर ने कहा कि अगर इतनी बड़ी समझदार होती तो इस तरह की हरकतें ना कर रही होती। खैर तुम खुद ही उनसे बात कर लो। अगर मैंने बात की तो मेरा तरीका और होगा, क्योंकि मुझे तो इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने अपने शौहर को मुतमिन कर दिया और वो अपने काम पर चला गया, तो मैं बीच में फंस गई थी। अब मुझे अपनी सास को ये बात समझानी थी कि आप इस तरह रात को ना जाया करें, आपके बेटे को बुरा लगता है। अपनी सास से बातों बातों में पूछा कि उस औरत को मसला क्या है, तो उन्होंने कहा एक दफ़ा गिर गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला बन गया जिसकी वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं सकती, तो उसके काफ़ी सारे काम होते हैं और उसके जिस्म पर लेट लेट कर पीप वाले दाने भी निकल आए हैं। मैंने कहा आप डॉक्टर हैं, आप ये काम क्यों करती हैं, वो उन कामों के लिए कोई नर्स क्यों नहीं रख लेती। मेरे साथ थोड़ी सी घबरा गई। उन्होंने कहा उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है ना, और ऐसे में एक डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकता है, नर्सों को थोड़ी ना इतनी तरबियत दी जाती है। लेकिन फिर मुझे ये बात पता चली कि मेरे साथ डॉक्टर नहीं है। मुझे उनकी एक रिश्तेदार ने बताया कि ये डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं, उसने सिर्फ मैट्रिक साइंस किया था और उसके बाद नर्स का कोई कोर्स किया था। लेकिन ये शहर चली गई थी और सारे रिश्तेदारों को कहती थी कि मैं डॉक्टर की तालीम कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर बन के इतनी जल्दी वापस कैसे आई। फिर पता चला कि उसने सिर्फ नर्स का कोर्स किया हुआ है और ये शहर में भी नर्स के तौर पर एक अस्पताल में काम करती थी। हमें उसकी तस्वीर भी दिखाई गई थी। ये कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये छोटा सा गांव है ना, यहाँ पर तो इस तरह की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन कल को ये पकड़ी जा सकती है, क्योंकि ये डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा अगर ये डॉक्टर नहीं है तो फिर इतने संजीदा मरीज के साथ ये क्या कर रही है। मैं कल को उनके हाथों में कोई मर गया तो हमारी ही बुरा होगा। खैर मेरी सास की यही रूटीन थी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की। मैंने उनको कहा आप इस मरीज को छोड़ दें, वो बिस्तर मर्ग पर पड़ी है, अगर मर गई तो सब कहेंगे आपके हाथों में मर गई है और आपका नाम बदनाम हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, उनके घर वालों को पता है कि ये वैसे भी मरने वाली है और बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, बहुत बड़ा घर है उनका, अच्छे पैसे देते हैं मुझे, अगले 2 से 4 घंटों के इतने पैसे मिल जाते हैं तो बुरा क्या है। तुम्हारा शौहर यूं तो दुकान पर चला जाता है, लेकिन पैसे वो इतने नहीं लेके आता, ये घर मेरे पैसों से चलता है। उन्होंने मुझे ताने दिए। उन्होंने कहा तुम भी कौन सी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें कोई नौकरी कर लो, फिर ही मैं ये काम छोड़ देती हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी आप कौन सी बाकायदा डॉक्टर हैं, झूठ तो बोल रही हैं लोगों के साथ। लेकिन मैंने ये बात नहीं की, क्योंकि मैं उनसे थोड़ा सा डरती थी। शौहर बेवकूफ़ था, अगर उसको अपनी माँ और बीवी में से किसी एक को चुनना पड़ता तो वह अपनी माँ का ही साथ देता, क्योंकि बेवकूफ़ इंसान था और ऐसे इंसान का ऊपर भरोसा करना चाहिए नहीं। और जो औरत अपने मर्द के ऊपर भरोसा करती है उस पर बड़ा तो पागल वैसे भी कोई नहीं होता। मर्द की मोहब्बत पर गुरूर करने वाली औरत बेवकूफ़ होती है, जिसको ये पता ही नहीं होता कि उसने कागज़ की कश्ती बनाई है जो किसी भी वक्त डूब सकती है, क्योंकि मर्द की मोहब्बत कब बदल जाए कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। मैंने अपने सास के साथ जुबान नहीं चलाई और उनको कह दिया ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है आप करें। लेकिन ये मुझे जानकर ज़रूर रहना था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है।
ये जानने का एक तरीका था कि मैं अपनी सास का पीछा करती। मैंने प्लान बना लिया, शायद मेरा शौहर पीछे से घर आता और मैं घर पर नहीं होती, लेकिन मैं फिर उसको सब कुछ ज़रूर बता देती कि वो पहले भी इस बात पर गुस्सा था। उसका मतलब वो तरफ ही था। वही शख्स लंबा चौड़ा मेरी सास को लेने के लिए आया। मैंने काली चादर कर ली और मैं उनका पीछा करने लगी। वो लोग चलते चलते कहीं जा रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। वो एक दूसरे के साथ अटकरियाँ कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ये क्या बात थी? मुझे तो अभी से आधी कहानी समझ आ गई थी, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं था। मेरी सास ने तो कहा था कि उनका बहुत बड़ा घर है, लेकिन उनका तो कोई घर भी बड़ा नहीं था। छोटा सा घर था जहाँ पर दोनों चले गए। शाम का वक्त था, मोहल्ले में कोई भी नहीं था। मैं अंदर तो नहीं जा सकती थी। सोचा किससे बात करूं। फिर सामने वाले घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने कहा, जी कौन? मैंने कहा कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं इस मोहल्ले में नहीं आई हूँ। इस घर में सिर्फ औरतें ही थीं और जवान बच्चियाँ थीं। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मैंने कहा, सामने वाले घर के बारे में थोड़ी पूछगिछ करनी है, क्योंकि उनका रिश्ता आया है मेरी बहन के लिए। मैंने अपने दिमाग से कहानी बनाई थी। उन्होंने कहा, आप अपनी बहन को किसी खाई में फेंक दें, लेकिन इस इंसान के साथ उसकी शादी नहीं करें। ये लोग तो शायद पहले ही गुस्से में बैठे थे। मैंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, पहली बात ये अकेला रहता है, इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, और ये इस मोहल्ले का सबसे बदनाम जमाना इंसान है। कोई भी इसको अपनी बहन बेटी नहीं देना चाहता। नशा भी करता है और उसका गलत औरतों के साथ ताल्लुक भी है। अकेला रहता है, फिर भी कभी कभी इसके घर से किसी औरत की आवाज़ आती है। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई और हैरान रह गई। इस तरह का इंसान है। मैंने कहा, इसकी कोई फैमिली है? उसने कहा, इसकी कोई फैमिली नहीं है, किसी को इसके बारे में पता भी नहीं। इस घर में गलत औरतें आती रहती हैं। कभी किसी औरत को लेके आता है तो कभी किसी औरत को लेकर जाता है, और फिर अंदर क्या करता है ये तो आप भी समझ सकती हैं। मैं तो पूरी तरह हैरान रह गई, और उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया और मैं उनके घर में दाखिल हो गई। जल्दी में उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी सास उसकी बाहों में थी, और यही मंजर मैंने वीडियो में भी रिकॉर्ड कर लिया था। मेरी सास बुरी तरह घबरा गई और मैं उल्टे कदम वहाँ से भाग उठी। मेरी सास मेरे पीछे नहीं भाग सकती थी, क्योंकि वो खासी मायूब हालत में थी। इसलिए मैं फ़ौरन भागकर अपने घर आ गई। अपने शौहर को कॉल करके बुला लिया, उसको यह सब कुछ दिखा दिया। वो भी हैरान रह गया। आज मुझे पता चला कि मर्द इतना बेवकूफ़ नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मेरी सास का उसी शख्स से गलत ताल्लुक था और वो झूठ बोलकर चल जाया करती थी कि मरीज को देखने जा रहे हैं। दरअसल वो उसके पास जाती थी, तभी तो वो आधी रात को वापस आती थी। मेरे शौहर ने कहा, आपने तो मेरा सारा शर्म से झुका दिया। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये घर आपका है, इसलिए मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। मेरी सास ने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया, और मैंने ख़ानदान के प्रेशर की वजह से किसी और से शादी नहीं की। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं भी किसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि अगर आप शादी करना चाहती हैं तो उनसे कहें आपसे निकाह कर लें और आपको यहाँ से ले जाएं। लेकिन जब मेरी सास ने उस शख्स से बात की तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि जाहिर है वो मेरी सास के लिए पुरखलूस बिल्कुल भी नहीं था। उसको लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। उसके बारे में पहले ही रिपोर्ट निकलवा चुकी थी। मेरी सास का दिल टूट गया और अब वो बस एक कमरे में बैठी रहती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। मेरा जैसा शौहर उनको बुलाता भी नहीं, उनकी तरफ देखता तक नहीं, उनके कमरे में भी नहीं जाता। मैं उनको खाना वगैरह दे देती हूँ, उनके कपड़े भी धो देती हूँ। वो चुपचाप एक कमरे में बैठी रहती हैं। उनको देखकर कभी कभी मुझे बहुत तरस भी आता है, लेकिन जो उन्होंने किया था गलत था। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। पता नहीं, समझ में नहीं आती कि गलती किसकी है। अगर वो जवानी में ही बेवा हो गई थी तो उनकी दूसरी शादी करवा देनी चाहिए थी। लोग क्यों इस बात के पीछे पड़ जाते हैं कि अगर कोई औरत बेवा हो गई है तो उसे दोबारा शादी करने का हक नहीं है? उसका दिल तो नहीं मर जाता ना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सास की गलती नहीं है, इस मुआशरे की गलती है। लेकिन गलती जिसकी भी हो, सजा तो औरत को ही मिलती है। मैंने भी तो शादी से पहले गुनाह किया था, किसी के साथ ताल्लुक़ रखता।
اس لیے مجھے اب میری ساس کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔